हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं जय यशपाल। शुरू करेंगे आज हम लोग पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट। हम लोगों ने पिछली क्लास में कहां तक छोड़ा था? हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था पी ब्लॉक की अकरेंस, पी ब्लॉक में ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की अकरेंस। तो आज हम इसे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अकरेंस के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? इनकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हमारे पास में क्या आता है, जो हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 15, अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें, तो हमारे पास में ग्रुप 15 का जनरल नाम क्या है बेटे? नाइकोजेंस। नाइको, तो इट इज नाइकोजेंस। क्लियर हो गया? अच्छा, तो मेरे पास में ये आ गए नाइकोजेंस। ओके, ये वाली बात क्लियर हो गई। ये नाइकोजेंस का क्या मतलब होता था? नाइकोजेन का मतलब होता था सफोकेशन क्रिएटिंग। ये आ गया। अब हमने जो पिछली क्लास में कर लिया था, एक बार छोटा सा इसे एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं। हमारे पास में हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछली क्लास में कर ली थी, ऐसा है? ये कर लिया था ना। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या किया था? ऑक्सीडेशन स्टेट्स की भी बातें की थी। तीसरा हम लोगों ने उनकी अकरेंस की बातें की थी, राइट? तो हम लोगों ने अकरेंस की भी बातें कर ली। अब हम इसके आगे की बातें करने वाले हैं। तो नाउ आज हम बात करेंगे इनके आगे के टॉपिक, एंड दैट वन इज जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो लोग जो एनसीईआरटी लेकर आए हैं, तो प्लीज चेक इट आउट। एनसीईआरटी को लेते जाएंगे और साथ साथ में हम इसको कवर करते जाएंगे। आफ्टर ऑल कंपटीशन का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी भी होता है। नाउ हाँ बच्चे, अकरेंस ऑफ फास्फोरस की हुई थी, बाकियों का हमने पढ़ना नहीं होता इतना। चलेंगे आगे। नाउ हमने मेनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। एंड एग्जाम में, बोर्ड में और कंपटीशन में, दोनों में इसी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मेरे पास में क्या होता है? नाइट्रोजन कैसे अकर करता है बेटे? N2। नाइट्रोजन कैसे अकर करता है? N2। और फास्फोरस कैसे अकर करता है? फास्फोरस कैसे अकर करता है बेटे? फास्फोरस की तो कई फॉर्म बताई थी। P4, जो कि कैसा होता है? येलो? नहीं, व्हाइट होता है, और फिर जब थोड़े दिनों के बाद वो क्या हो जाता है? येलो। क्यों? क्योंकि वो ब्रश नहीं करता, पेस्ट नहीं करता, नहाता धोता नहीं है, राइट? हाँ, तो क्या आ गया? P4। ये कौन सा कलर का बेटे? व्हाइट या येलो। फिर वो थोड़ी देर इसके अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं P4N। तो P4N कौन सा कलर का होता है बेटे? रेड। तो मैंने आपको बताया था ब्लू, वॉयलेट, ब्राउन एंड ब्लैक कलर, ये सारे मिल जाते हैं, राइट? और बल्कि तो पब्लिक डिमांड भी आई थी कि क्या आप इसमें पर्पल कलर भी दे देंगे, रानी कलर भी दे देंगे, मैरून दे देंगे, नहीं देंगे, और भी बहुत सारी चीजें आई थी। तो हम लोगों ने नहीं करना बेटे, जो आ रहा है वो आ रहा है। क्लियर हो गया? नाउ ये P4, जरा इसी में आगे बढ़ने से पहले इसी को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। जो मेरे पास में P4 मॉलिक्यूल है, ये P4 मॉलिक्यूल कैसा होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रल, जिसमें ये रहा P, ये रहा दूसरा P एटम, ये तीसरा, चौथा P एटम, और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, बैकएंड में है, पीछे से जा रहे हैं। क्लियर हो गया? ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है। इसमें कितने का एंगल होता है? टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होना चाहिए? 109.5 होना चाहिए। तो यहां पे एंगल 109.5 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। अब जो कुछ होना चाहिए वैसे ही हो जाए करे तो फिर तो बात ही अलग होए, राइट? तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, ये एंगल हमारे को ऑब्जर्व नहीं होते। तो फिर क्या एंगल ऑब्जर्व होते हैं? तो यहां पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज, ये एंगल कौन सा है बेटे? 60 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का बेटे? 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। 60। एक रेगुलर टेट्राहेड्रल में टोटल ट्रायंगुलर फेसेस कितने होते हैं? मेरा क्वेश्चन क्या है बेटे? रेगुलर टेट्राहेड्रल में ट्रायंगुलर फेसेस कितने होते हैं?
तो ये टेट्रा का क्या मतलब है? टेट्रा का मतलब 4, हेड्रॉन का मतलब क्या हो गया? फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस। तो इस बात का मतलब ही है 4 ट्रायंगुलर फेस। क्या इतनी बात समझ आ गई? तो 4 ट्रायंगुलर फेस आ रहे हैं हमारे पास में, और जो ट्रायंगुलर फेस होते हैं वो कौन से होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कितना होता है? एंगल कितना होता है? 90 90 90। अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने आज सुबह पढ़ा था 90 90 90 होता है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में कितने 90 डिग्री एंगल होते हैं? 3 4 1 12। यस ये मेरे को ऐसे पागल समझ रहा लड़का है। 3 तो एंगल होते हैं सारे के सारे। तो ये तीनों एंगल कितने डिग्री के होते हैं बेटे? 60 डिग्री के। ये तीनों एंगल कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के। और टोटल मिलाकर ऐसे कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं रे? 4। और हर किसी में कितने एंगल हैं? 3। कौन कौन से वाले? ये 60 डिग्री वाले। 4 ट्रायंगुलर फेस, सब में 3 3 एंगल, और सारे एंगल कौन से वाले? 60 डिग्री वाले। तो 4 तिया 12, ये 12 एंगल है कौन से वाले? 12 एंगल्स 60 डिग्री के। क्या इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, तो ये वाले 12 बताए थे। अच्छा, मेरे को लगा ट्रायंगल के अंदर बात कर रहे हो, पता नहीं चलता ना। चलो, तो इतनी बात समझ आ गई, ध्यान रहेगा। अच्छा, तो अब मेरे पास में एक P4 के अंदर 60 डिग्री के 12 एंगल हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई? ध्यान रहेगा। ईच फास्फोरस एटम इज, हर एक फास्फोरस एटम इज सपोज टू बी sp3। हर एक फास्फोरस एटम की हाइब्रिडेशन हम लोग कितना मान के चलेंगे बेटे? sp3। पक्का? नाउ अब आगे बात करते हैं। तो इसमें ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? ये जो बॉन्ड बना हुआ है कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड भी सिग्मा है। सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है P4 में? 6। टोटल मिलाकर 6 सिग्मा बॉन्ड हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ आ गई? तो मेरे पास में P4 में टोटल एंगल कितने हैं बेटे? टोटल एंगल कितने हैं? 12। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा। लेकिन N2 में क्या है? N2 में ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सिग्मा, ओनली 1 सिग्मा इज देयर, प्लस में 2 पाई बॉन्ड हैं। ये पाई बॉन्ड कौन से हैं? ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन से पाई बॉन्ड है बताओ? दिस आर 2p पाई बॉन्ड। आई एम सॉरी, फिर से इतना ठीक है? कानून के हाथ लंबे होते हैं, मेरे नहीं है। चलो खैर, तो यहां पे क्या आएगा बेटे? ये 2p पाई बॉन्ड है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यहीं पे डिफरेंस आ गया। यहां पे क्या होता है कि नाइट्रोजन बीइंग ए स्मॉल एटम, उसने तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना लिए। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये बाकी के एलिमेंट पाई बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेंगे। पाई बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा है बेटे? यहां पे देखेंगे क्या हुआ। हमने क्या कहा बेटे? N2 जो होता है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। नाइट्रोजन पे मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, राइट। लेकिन यानी कि जो मेरे पास में नाइट्रोजन है वो क्या करेगा बेटे? मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। यानी कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये तो चल जाएगा, लेकिन दे कैन नॉट फॉर्म बाकी के एलिमेंट विल अवॉइड टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स avoid to form
मल्टीपल बॉन्ड्स। जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल बॉन्ड बनाना अवॉइड करते हैं। जैसे कि यहां पे क्या होगा, P और P बॉन्ड तो बन जाएगा, PP बॉन्ड तो बन गया, लेकिन हमारे पास में P डबल बॉन्ड P नहीं बनेगा। मेरे पास में P ट्रिपल बॉन्ड P ये भी नहीं बनेगा। क्यों? अगर ये बन जाता तो मेरे पास में बॉन्ड कौन सा बनता, तो ये पाई बॉन्ड जो होता, मान लो ये बनता है या नहीं बनता, जो भी हम कैटेगराइज करेंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटे, इसमें जो पाई बॉन्ड होता वो कौन सा होता, 3p पाई 3p पाई। ना 3p पाई आर वेरी वीक बॉन्ड, 3p पाई बॉन्ड्स आर वेरी वीक। सिमिलरली मेरे पास में क्या होगा, अगर हम बात करते हैं ऑर्सेनिक की, ऑर्सेनिक ये बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ऑर्सेनिक का डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बॉन्ड नहीं बनने वाला। ऐसे ही मेरे पास में ऑर्सेनिक का ट्रिपल बॉन्ड ये भी नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? अगर ये बन जाता तो इसमें पाई बॉन्ड कौन सा वाला होता, 4p पाई। ये क्या होता है बेटे, यहां पे भी 4p पाई बॉन्ड होता। ऐसे ही अगर मैं बात करता ऑर्सेनिक, ये एंटीमनी वाले क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन यहां पे भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? ये क्योंकि यहां पे ये वाली चीज नहीं बनती, क्योंकि इसमें होता है 5p पाई। ये क्या बात है, ये 2p पाई चल जाता है नाइट्रोजन में। ये नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड था, नाइट्रोजन में कौन सा बेटे, 2p पाई। यहां पे 2p पाई बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन में जब 2p पाई हो रहा है, तो फास्फोरस में 3p पाई बनाने में क्या दिक्कत है, क्यों वीक होता है? बड़े बॉन्ड हो गए तो पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, तो पुअर ओवरलैप होगी। तो मेरे पास में क्या होगा, पाई बॉन्ड्स, बल्कि इसको ऐसे में इसको हाईलाइट करके लिखूं ज्यादा अच्छा है। इसको क्या करना है, आपने अपने शैतानी दिमाग में ये चीज रखनी है, तो शैतान जिंदाबाद। तो यहां पे क्या आएगा बेटे, जो ये आपके शैतानी दिमाग में, खोपड़ी में तुम्हारी फोटो है ना, जैन दिख रहा है, ले ये ले चुड़ैल। चलो खैर, अब ये तो तुम्हारी वो है, क्या कहते हैं इसे, मैं क्या कहूँ, श्रद्धा है, तुमको हर जगह पे मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा होता है। चलो खैर, तो अब क्या चीज आ गई, तो ये चुड़ैल वाले दिमाग में या भूत वाले दिमाग में क्या आएगा बेटे, इस चीज को दिमाग में रखना है, क्या, बिगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बिगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर्म वीकर बॉन्ड्स, वो कमजोर बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड वैसे ही कमजोर होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आ गई? बट ये कहानी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मैच नहीं होती जैसे कि आप लोगों ने बचपन में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। मैंने क्या कहा है वो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, चलें अगले पेज पे चलते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा बेटे, अब जैसे कि आप लोग जानते हो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, रिलेटिव अप्रोक्सीमेट बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरिजन। चलो बेटे जल्दी जल्दी करेंगे इसको, इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए हमारे को, ये बहुत जल्दी निपट जाना चाहिए क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है, दैट यू गाइस ऑलरेडी माइट हैव डन। तो स्ट्रेंथ ऑफ 2p पाई is more than 2p pi 3p pi, which is more than
2p पाई 4p पाई एंड सो ऑन, ये होता चला जाएगा। फिर इसके बाद में कौन आएगा भैया, फिर इसके बाद में मेरे पास में बारी आएगी 3p पाई एंड सो ऑन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यानी कि पहले छोटे क्वांटम नंबर वाले निपटेंगे, फिर उसके बाद में बड़ा आएगा, फिर उसके बाद में और बड़ा आएगा। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे। नाउ अब यहाँ पे इसके अलावा और भी चीज है। तो मेरे पास में टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, पहले जरा बताना। याद होगा बचपन की बातें आपको वैसे तो। टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स, हाँ जी 3 होंगे या 4 होंगे, ये 2 होते तो मैं सीधा लिख देता, राइट। तो 2p पाई यहीं से लग रहा है। ओ, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मैं वो सही असली वाली दिखाता नहीं, नजर ना लग जाए, है ना। अब तो देखो रिकॉर्डिंग भी होती है, पता नहीं कौन कौन देखता होगा, कौन कौन नजर लगाता होगा, नहीं लगाता। गुड क्वेश्चन, गुड सजेशन। अगले पेज से मैं काले से लिखूंगा, है ना। चलो खैर, तो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, तो जो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड है, तो एक काम ना करो, यहाँ पे साथ में नजर बट्टू भी लगा लिया करूँ, वो चौड़ाई वाला है ना, वो भी रख लिया करूंगा। तो टाइप ऑफ पाई बॉन्ड कौन कौन से बेटे? 2p पाई नहीं, ये बात की बात, हाँ जी p पाई। हमारे पास में एक पाई बॉन्ड कैसा टाइप का होता है? p पाई। दूसरा क्या होता है? p पाई d पाई। तीसरा कौन सा होता है? d पाई d पाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड पता होंगे, लेकिन ये मैं उम्मीद लगा सकता हूं, सच्चाई तो आप बताएंगे। सुना है कभी? गुड, कूल। तो अब मेरे पास में क्या होगा, तो स्ट्रेंथ कौन सी ज्यादा होती है, इनमें से कौन सा ज्यादा मजबूत होता है? तो मेरे पास में ये इससे ज्यादा मजबूत होता है p पाई d पाई, इससे ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है d पाई d पाई। अब यहां पे क्या होता है, जैसे कि समझ लेते हैं बहुत छोटा सा, ना मेरी ना तुम्हारी ना किसी और की, फिर से बोलो। यकीन नाम की तो चीज ही नहीं है। नाउ हैव ए लुक, ये p पाई बॉन्ड कैसा होगा? p पाई बॉन्ड, ये रही एक p ऑर्बिटल, ये रही एक और p ऑर्बिटल, तो दोनों ऊपर हो गए ना, ऐसे ऊपर नीचे। अच्छा, ये आ गया p पाई बॉन्ड, ये p पाई कैसा होगा भाई? p d कैसी होगी? ये अब एक पार्शियली इसी तरफ इंक्लाइंड है ना, बेटर ओवरलैप। इसमें क्या हो गया? बेटर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। और यहां पे क्या होगा? d और d, ये दोनों तो कहीं ना कहीं ये इधर और वो उस तरफ इंक्लाइंड है, तो मोर ओवरलैप आ गया, बेटर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप। तो यहां पे हो क्या रहा बेटे, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों बढ़ गई? ऐसे जाते हुए पाई बॉन्ड या एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इंक्रीजेस, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इंक्रीजेस। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ आ गई होगी, इसलिए ऐसा होता है। तो चलो बेटे अब आगे बात करते हैं। अब यहां पे जो 2 बातें हमने कही वो क्या क्या? एक बात हमने ऊपर लिखी 3p पाई, तो यानी कि फास्फोरस एटम के साथ में बॉन्ड नहीं बनाएगा, राइट। लेकिन यहां पे हमने क्या कहा? p पाई d पाई। यहां पे मैंने क्या कहा? p पाई d पाई। ये जो है फास्फोरस में कौन सी होती है? d ऑर्बिटल होती है। तो फास्फोरस जो है छोटे एटम जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इन 3 के साथ में पाई बॉन्ड बना लेगा। यानी कि मेरे पास में फास्फोरस के साथ में पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, फास्फोरस के साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बनाएगा, लेकिन फास्फोरस को कार्बन, फास्फोरस को नाइट्रोजन, फास्फोरस को ऑक्सीजन, इनफैक्ट इधर के साथ में तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है अगर कोई कंपाउंड हम ऐसा प्लान कर लें, सोच लें, तो ये वाले बन जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे बेटे? क्योंकि यहां पे कौन सा बॉन्ड है बेटे? ये कौन से बॉन्ड है? p पाई d पाई। और कौन सा p और कौन सा d? फास्फोरस के पास में कौन सी d होती है?
3D। क्या बताना बेटे, ये अभी 3 बार तो बताया, P बाई डी पाई। एक बार अगले पेज पर दोबारा बता देता हूं। तो अभी मैंने क्या कहा, फास्फोरस पे कौन सा एटम है, कौन सी ऑर्बिटल है, 3D। तो फास्फोरस की ऑर्बिटल है 3D, तो उसने बॉन्ड बनाया 3D पाई। ये दूसरा एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। इसके बाद में क्या होता है, 2p, कार्बन 2p, ऑक्सीजन 2p, तो 3D पाई 2p पाई। ये वाले बॉन्ड ये इन सब में बने हुए हैं। याद रहेगा बेटे? तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बातें सारी आपको क्लियर हो गई हैं। आगे चलेंगे। हाँ बेटे, क्या चीज पूछ रहे थे तुम, एक बार दोबारा पूछो फिर से। ये वाले भाई, मेरे पास में जब भी कोई एटम जो होगा, मेरे पास में क्या है, जैसे कि कार्बन, कार्बन है, कार्बन के पास में कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है? हाँ जी, कार्बन के पास में कौन कौन सी ऑर्बिटल होती है? कार्बन के पास में एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन सी है? 2s और 2p। अब ये सल्फर, जो ये सल्फर कह रहा हूं, s ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाती, तो पाई बॉन्ड बनेगा तो किससे बनेगा? सिर्फ इससे। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए तो सिर्फ p ऑर्बिटल अवेलेबल है। और ये कार्बन क्या बनाएगा? ये भी तो 2s या 2p। अब 2s को यूज करके तो हम लोग पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, तो पाई बॉन्ड बनेगा किससे? पाई बॉन्ड बनेगा किससे? इससे। तो मेरे पास में जब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाएंगे, इन दोनों सिचुएशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2p पाई 2p पाई। क्या इतनी बात समझ आ गई? लेकिन मेरे पास में क्या आ गया, जब मेरे पास में फास्फोरस और ऑक्सीजन की बात करते हैं, मान लो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो फास्फोरस के पास में कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हैं? 3s, 3p, 3d। मेरे पास में 3s, 3p, 3d है। ऑक्सीजन के पास में कौन कौन सी हैं? 2s और 2p, राइट। अब ये s ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड नहीं बना सकती, तो उसको तो काटा ही मार दिया। तो मेरे पास में फास्फोरस के पास में कौन कौन सी ऑप्शन है बॉन्ड बनाने के लिए? या तो वो 3p पाई बनाएगा या 3d पाई बनाएगा। ये वाली बात आ गई। इनमें से वो कौन सी ऑर्बिटल को यूज करेगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए? विच एवर विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड, जिससे मेरे पास में स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड बनेंगे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेंगे। वाई शुड आई कंसिडर ओनली पाई बॉन्ड? मैं सिग्मा को भी काउंट करूंगा, मैं पाई ऑर्बिटल को भी, पाई बॉन्ड को भी काउंट करूंगा। तो विच एवर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, तो वाला बॉन्ड बनना चाहिए। क्लियर है ना बेटे? तो अब मेरे पास में क्या गया, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, 2p। तो या तो 3p पाई 2p पाई बनेगा या फिर 3d पाई 2p पाई बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और तो कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, लॉजिकल है। नाउ अब आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जरा फटाफट से चलो 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 जरा ड्रॉ शेप्स ऑफ कौन सी? 2py, 3py एंड 4py। जरा फटाफट से अपनी नोटबुक में फटाफट से इसकी शेप, जरा चिड़िया घुमाओ और फटाफट से पेन घुमाओ, डायग्राम बना दो। भाई हाँ जी, करके दिखाओ जल्दी से बेटे, भागकर भागकर जल्दी भागो। कहां जा रहा है? पाकिस्तान? क्या बोला ये? चलो चलो, बातें नहीं, काम करो बेटे फटाफट से, जल्दी करो बेटे। बाय द वे, हमको इतना टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ 11th क्लास का पार्ट है, केमिकल बॉन्डिंग का। लेकिन गए वो दिन, गई वो बातें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ा ही नहीं। ये लो लो, चाय खत्म बेटा, फटाफट बना उसकी शेप। चलो चलो भाग कर। भाई कोई कहेगा कि 2p की शेप ऐसी है,
ठीक है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैंने कम खाते पीते घर की बनाई हो, ज़्यादा खाते पीते घर की बना ली हो, ये तो होगा, बट मोटा मोटा शेप इसकी ऐसी रहेगी। तो 3p पाई की कैसी होएगी? डोंट टेल मी बड़ा हो गया, फिर तो तुम कहोगे 4p पाई और बड़ा हो गया। तो बड़ी ऑर्बिटल तो और ज्यादा ओवरलैप दिखाएगी, कम दिखाएगी? और ज्यादा दिखाएगी, क्योंकि पहली बात तो इनकी शेप ऐसी नहीं होती, पहली बात तो इनकी शेप ऐसी नहीं होती। इनकी शेप एक्चुअली कैसे होती है? इनकी शेप होती है, इसको भी हटाओ ना, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है बच्चे? 10। अभी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद में मैं 11th क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जरूर देखना, ठीक है। तो फिर से पहले पतली वाली बनाई थी, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। ऐसा सोचती है दुनिया, इसलिए तो मैंने हल्का कलर यूज किया, मैंने सिर्फ आउटर बाउंड्री यूज की। नाउ याद करो बचपन के वो पल, याद करो बचपन के वो पल जब आपने ऑर्बिटल में 2 टर्म यूज की। बचपन में आपने ऑर्बिटल में रेडियल नोड पढ़े होंगे। ये और बात है, पढ़ के पता नहीं कहां रख दिए, पढ़े हुए पता नहीं किस जगह पे, लेकिन याद नहीं है। ये रेडियल नोड कितने होते थे? n-l-1, ऐसी है ना बेटे? ये और बता, इसे कभी यूज नहीं किया, भूल गए। तो अगर ये ऐसे हैं, अच्छा इसके साथ में और क्या होता है? एंगुलर नोड, वो कितने होते हैं? l। क्लियर? अच्छा गुड, मजा आ गया। तो भाई यहां पे 2 - 1 - 1 = 0, तो इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होना चाहिए, है भी नहीं, इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होना चाहिए, रेडियल नोड तो नहीं है। तो इसमें कितना होना चाहिए? 3 - 1 - 1 = 1 रेडियल नोड। तो वो रेडियल नोड कहां है? शेप तो छोटी बड़ी हो गई, रेडियल नोड तो नहीं दिखाई दिया। यहां पे 4 - 1 - 1 = 2, 2 रेडियल नोड आने चाहिए। वो 2 रेडियल नोड कहां है भाई? छोटा बड़ा हो जाने से रेडियल नोड आ गए क्या? वो तो फिर इसमें भी दिखने चाहिए थे, ये तो नहीं हो रहा। तो रेडियल नोड कहां है? रेडियल नोड यहां है। रेडियल नोड यहां है। जब ये रेडियल नोड है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन कहां है? तो इलेक्ट्रॉन यहां है। ये रही शेप ऑफ 3p, दिस इज द शेप ऑफ 4p। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आई। मे बी आप लोगों ने इसे पहले कभी ना देखा हो, ये और बात है, ये और बात है। मुझे ऐसी चीजें सुनने की आदत ही हो गई है, अब तो आदत ही है मुझे ऐसी चीजें सुनने की कि ये क्या बना दिया हो, है ना। लेकिन फंडामेंटली इनकी शेप ऐसी होती है। ये 2p कैसा होता है? 2p भी गोल मटोल होता है, ठीक है। इट्स नॉट दैट आई वॉन्ट टू बी ए शेप, आई वॉन्ट टू एक्वायर 2p, ये बस बढ़ रहा है, घर वालों का प्यार है ये, वो जो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे? दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो दीज आर द वेव साइन ऑफ मैटर वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो होती जब इलेक्ट्रॉन होता। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई होगी। इसका यूज क्या है? क्यों बता दिया?
इसी से तो पता चलता है कि ये बॉन्ड वीक क्यों है तो ये स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो लेट अस कंपेयर, जरा हम ये इनकी बात करना शुरू करें। लेट अस कंपेयर 2p पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई। मैं अगले पेज पे चलता हूं बेटे, ये आ गया समझ में? कुछ कुछ आया? अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब अगर हम लोग कोशिश करेंगे 2p पाई बॉन्ड बनाने की, तो आप लोग बनाने की कोशिश करिए। मैं इधर बनाता हूं साथ में 2p पाई 3p पाई की, और अगर मैं यहां पे बनाऊं 2p पाई 4p पाई, अब देखें कौन बॉन्ड वीक कौन स्ट्रॉन्ग। ऑर्बिटल बड़ी होगी तो ओवरलैप तो और बढ़ जाना चाहिए, ओवरलैप बढ़ गया, इफेक्टिवनेस घट गई। ओवरलैप बढ़ गया, इफेक्टिवनेस घट गई, दो अलग अलग बातें हैं। तो हुआ क्या, यहां पे मेरे पास में एक पी ऑर्बिटल है, ये हट्टी खट्टी आहा खाते पीते घर की, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। भाई ये कॉमन एरिया कैसा हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गए। तो मेरे पास में नेट आउटकम क्या आ गया, ये नेट आउटकम क्या आ गया, ये। तो मेरे पास में एक पाई बॉन्ड बन गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात सबको अच्छी तरह से क्लियर है। चलेंगे आगे, सॉरी बोल बोल बोल, हाँ जी। अब क्या हो जाएगा बेटे, जब हम इधर बात करेंगे, जब इधर बात कर रहे हैं तो मेरे पास में 2p कैसा आ गया, ये पूरा पॉजिटिव नेगेटिव है। यहां क्या आएगा, ये छोटा वाला, ये छोटे गुब्बारे, थोड़ा सा मैच कराता हूं, मैन्युअली बना रहा हूं। अगर मैं मेजरमेंट करके आगे बनाता तो प्रॉपर दिखती है शेप। ये एरिया कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये कॉमन एरिया कैसा कैसा आया, हाँ जी पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कॉमन एरिया कैसा आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कैसा आया, यहां पे एक का पॉजिटिव है और दूसरे का नेगेटिव है। ये क्लियर है? यहां क्या आया, पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले का प्लस। क्लियर है ना बेटे? ये समझ में आ रहा है क्या, ये बात समझ में आ गई? और ये नेगेटिव नेगेटिव, मजाक कर रहा हूं। चलो जी, अब ये बताओ कौन सा इफेक्टिव एटॉमिक, इफेक्टिव वाला कौन सा है? इफेक्टिव वाले को हम लोग ग्रीन कलर नहीं देते, ब्लू कलर दे देते हैं। इफेक्टिव वाला जो होगा उसे ब्लू कलर दिखाते हैं। तो ये तो बढ़िया वाला ओवरलैप हो गया ना, बी से बढ़िया, बी से ब्लू, ये बढ़िया वाला हो गया। क्लियर है? लेकिन अगर हमारे पास में क्या होता, रेड जोन, ये तो क्या हो गया, ये लाल लाल वाला एंटी बॉन्डिंग। प्लस माइनस जब आता है तो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। तो विद इन द मॉलिक्यूल यहां पे एंटी बॉन्डिंग डेवलप हो गई। विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन ओवरलैप, विद इन पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग डेवलप हो गई। अब एंटी बॉन्डिंग का मतलब क्या है, जितना वो खुद है वो तो बर्बाद है ही, उतना ही वो बॉन्डिंग के पार्ट को भी बर्बाद कर देगा। ये बात समझ आती है ना? यानी कि ये इतना ही इतने एरिया को भी बर्बाद कर देगा, यानी ये वाला इतने एरिया को भी बर्बाद कर देगा। तो यानी कि ओवरलैप तो बहुत बढ़िया हो गया। ओवरलैप बढ़िया होने से कुछ नहीं होता, उसका आउटकम क्या है, वो जितना एंटी बॉन्डिंग था उसने उतने पार्ट को बर्बाद भी कर दिया। तो जब उतना पार्ट बर्बाद हो गया तो मेरे पास में इफेक्टिवनेस कम हो गई। अब कितना एरिया जो हमारे काम का है, इतना ही तो है काम का, जो बढ़िया ओवरलैप हो रहा था, बॉन्डिंग इतना ही तो था। जबकि देखो ना कितना सारा और एरिया था जो आपस में कैलकुलेट बर्बाद हो गया। तो पाई बॉन्ड जैसे जैसे मेरे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, रेडियल नोड बढ़ेंगे, रेडियल नोड बढ़ेंगे तो ये ऐसी तोड़फोड़ ज्यादा होने लग जाएगी, तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप सबसे ज्यादा किसमें है, 2p पाई में। तो यहां पे प्रॉपर शब्द लिखे हैं। तो मेरे पास में क्या होगा बेटे, मैं क्या कहना चाहता हूं, इफेक्टिव
इफेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किस में ज्यादा बढ़िया? अब यहां पे वर्ड मैंने लगा दिया एक इफेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हमारे पास में आ जाएगा किस में सबसे बढ़िया? 2p पाई में, जो कि ज्यादा हो जाएगा 2p पाई 3p पाई के मुकाबले, जो कि ज्यादा बढ़िया हो जाएगा किसके मुकाबले? 2p पाई 4p पाई। अच्छा ये तो मैंने बना के दिखाया नहीं, लेकिन क्या उसी तरह से इसको भी जज कर सकते हैं? ये वाले भी इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर है। तो इसलिए इसी वजह से अब मेरे पास में बात आ जाती है कि जो मेरे पास में फास्फोरस एटम है, मान लो वो डबल बॉन्ड बना रहा है, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा और एक पाई बॉन्ड बनाया होगा। ये जो पाई बॉन्ड है इसके पास में दो ऑप्शन है। कौन कौन सी? मेरे पास में ऑप्शन कौन सी आ गई? 3p पाई कहां से आ रहा है? फास्फोरस से। और ऑक्सीजन से क्या आ रहा है? 2p पाई। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास में क्या है? d। तो मेरे पास में क्या आ गया? 3d पाई 2p पाई। तो फास्फोरस ऑक्सीजन से कौन सा बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? ये वाला नहीं, ये वाला। क्या इतनी बात समझ आ गई? याद रहेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई। कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई, आप दोबारा पूछना चाहते हैं, दोबारा सुनना चाहते हैं, वो आप बोले, मैं अभी समझाऊंगा। बट सी मेरे को क्या चीज होती है, मेरे को जब कोई बात बतानी होती है तो मैं पूरा प्रॉपर डिटेल में जाना पसंद करता हूं कि देखो ये है। अभी तो मैं और डिटेल में जा सकता, लेकिन मोटा मोटा मुझे लगता है कि दिस मच इज सफिशिएंट एनफ टू स्टार्ट विद, राइट? बाय द वे हमारे पास में टाइम की शॉर्टेज है, हमें और ज़्यादा स्पीड से बढ़ना चाहिए, कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, हमारे को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। लेकिन बिना कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज करके आगे नहीं बढ़ना है। दिस इज समथिंग बियॉन्ड माई एथिक्स। तो मैं कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना नहीं चाहता। तो आप लोग अपने डाउट पूछे प्लीज। इतने में कोई डाउट है? ये समझ में आ गया? क्लियर है बेटे? चले आगे नाउ। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर है। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी के ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के पैकेज इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है। एनीबॉडी कैरिंग एनसीईआरटी? बेटा निकालो उसको जरा फटाफट से, खोलो पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मेरे पास में अभी क्या हो जाएगा बेटे? हाँ, अब हमारे पास में आ गया अकरेंस। अकरेंस वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे नाइट्रोजन फास्फोरस की प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि नाइट्रोजन फास्फोरस से मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाते। नाइट्रोजन बनाता है, फास्फोरस ऑर्सेनिक नहीं बनाता। मैं निकालूं? बेटा पेज नंबर याद नहीं है मुझको बेटे, मैं दिखा दूं? हाँ, ये अगले पेज पे चलो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के शुरू में। वहां पे पी पाई डी पाई वगैरह कुछ लिखे होंगे ढेर सारे। किधर है? हाँ, एनोमेलस प्रॉपर्टीज पेज नंबर बता बेटा। 170। अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी की वो पुरानी और नई किताब का पंगा होगा। 172 पेज पे देखो, नहीं है पुरानी, 172 पेज पे देखो। एक मिनट भाई पढ़ के सुना दे। अब थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर, पता चल जाएगा। भाई पढ़, जल्दी पढ़ आगे। मिल गया? हाँ आगे पढ़। Nitrogen has unique ability to form p pi multiple bonds with itself and with other elements having small size and high electronegativity. बस यहीं रुक जा, पहले इतनी बात को पढ़ते हैं। यहाँ पे इसने क्या बोला? एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, एक बंदा मुझे दे दो, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, कहाँ लिखा भाई? हाँ जी, तो ये 172 पेज पे है, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ जी, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, तो एनसीईआरटी बेटे पेज नंबर 172,
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और ऊपर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। हाँ बेटा, पुरानी चीज लोगों को तो ऐसे ही होता है, पुराना सस्ता माल ले लिया। चलो बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है, अभी लड़ाई नहीं करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हाँ जी, नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ड्यू टू द स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ये तो सब तो कॉमन है जो अभी हम लिखने वाले हैं। ये आगे बात करेंगे। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, जो मैं अभी बात कर रहा था कि 2 बॉन्ड बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। अच्छा, आगे बात करेंगे। ये क्या करेगा, नाइट्रोजन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म मल्टीपल पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट हैविंग स्मॉल साइज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन। क्या बात है, तुम्हारी बुक में भी है, वाह, पैसे पूरे भरे होंगे तुमने, है ना। अच्छा, हैवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हमने क्यों बात करी? साइज बड़ा हो गया, इफेक्टिवनेस कम हो गई, ये वाली बात आ गई। बिगर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वीकर इज द पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, बड़े बॉन्ड और वीक होते हैं, तो दोनों चीजें वीक हो गई, ये वाली बात यहां पे लिखी है। अच्छा, आगे बात करेंगे। एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज, एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर लार्ज, वो लार्ज क्यों है? बिगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर हो गया? आगे बात करेंगे बेटे। एंड डिफ्यूज वगैरह ये आ गया। कैन फॉर्म इफेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, वो इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है घूम फिर के। आगे बात करते हैं। Thus नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड, वही वाली बात आ गई। हमने यहां से शुरू किया था कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक क्यों है, इन्होंने लास्ट में बोला अच्छा ये सारा कुछ करके नाइट्रोजन डाई एटॉमिक है। ठीक, हमने क्वेश्चन से शुरुआत करी थी, इन्होंने आंसर से शुरुआत करी है, तो वन ऑफ द सेम थिंग, डजंट मैटर मच। ऑन द कंट्रारी, phosphorus, arsenic and antimony form single bonds as PP, ASAS, SB, SP, while bismuth form metallic bond. bismuth metal है, वो तो हमने बात ही कर ली थी। अच्छा, however the single nitrogen bond is weaker than the single PP bond, वो ये अलग अलग फंडे हो गए। आगे बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें, इसको बैठ के पढ़ो। यहां पे अगले पेज पे बड़े काम की चीज लिखी है। Another factor which affect the chemistry of nitrogen is absence of d orbital valence, उसमें तो d orbital है नहीं, ये अभी हमने anomalous behavior में लिखना है। The moment जैसे हमने इसकी बात पढ़ी, क्या लिखा है? Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d pi p pi bond, nitrogen d और p pi bond नहीं बना क्योंकि उसमें d orbital है ही नहीं। As the heavier elements can etc, जो R3p double bond O, R3p डबल बॉन्ड CH2, यानी कि फास्फोरस और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, फास्फोरस और कार्बन का डबल बॉन्ड। यहां पे क्या कह रहा है? फास्फोरस एंड आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, सॉरी, कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या लिखा, यहां पे देखो, ये तो इसमें लिखा है फास्फोरस, आर्सेनिक, ये क्या करते हैं बेटे? ये डी पाई बॉन्ड बना लेते हैं। बड़े बॉन्ड हो गए, बड़े एटम हो गए, उसके बाद भी बना लेंगे क्योंकि ये बॉन्ड मजबूत है। क्लियर हो गया? इसमें इतना वीकनेस होने के बाद भी डी पाई में इतनी मजबूती बचेगी, उसके बाद भी ये मेंटेन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता। कौन? डी की वजह से बना लेंगे ना, पीपी की वजह से नहीं बनाएंगे, पीपी की वजह से नहीं बनाएंगे। ये कहाँ गया? इसके पीछे लिखा है क्या? ये जो पीपी नहीं बनाएंगे, ये पी पाई नहीं बनाएंगे, डी पाई बना लेंगे, ये बात कही। अभी खींच लेना, अभी खींच लेंगे। चलो, क्या इतनी बात समझा गई? लेकिन बेटा क्लास में ना नोट कर लिया कर, कच्चा पक्का जो नोट होता है। चलो जी, इतनी बात समझा गई बेटे? तो ये सारा कुछ किस में लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में। और तकरीबन ये देखो, इतना पेज, ये तकरीबन आधा पेज भरकर ये इसी के बारे में ज्ञान बांट रहा है। तो एनसीईआरटी में आधा पेज का मतलब, एनसीईआरटी में तो आधी लाइन भी लिखी हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये तो पूरा आधा पेज है। तो ले बेटा, चलो अब आगे बात करते हैं। क्या ये पाई बॉन्ड वाले फंडे समझ आ गए? क्या आप लोगों ने डी पाई पी पाई पढ़े हुए हैं?
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पी ऑर्बिटल वाली शेप जो आपको चाहे याद थी या याद नहीं थी, डजंट मैटर, अब आप याद रखेंगे, अब से याद रखना है, ठीक है। चलेंगे आगे। नाउ अब हमारे पास में क्या होता है, ये सारी हमने बातें कर ली, कौन कौन कैसा बॉन्ड बना रहा है कैसा नहीं बना रहा। अब हमने क्या बातें करनी है बेटे, अब हम बात करेंगे बड़ा ही सिंपल, एंड दैट वन इज एनोमलस बिहेवियर। ये एनोमलस बिहेवियर का क्या मतलब है, ऑफ नाइट्रोजन। हाँ जी, ये एनोमलस बिहेवियर का क्या मतलब है। एनोमलस बिहेवियर का मतलब होता है अजीब बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर। एनोमलस का मतलब क्या होता है बेटे, स्ट्रेंज। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज बिहेवियर। अब ये स्ट्रेंज बिहेवियर क्या है, पहली बात तो बिहेवियर क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे ये ऐसा रीजन क्यों है, क्यों हो गया भाई, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों नहीं हुआ था। तो पहली बात तो एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, पहली बात तो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म, या फिर ऐसे कहीं तो नाइट्रोजन सबसे पहली बात तो दैट प्रेफर्स टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, बाकी नहीं बनाएंगे। तो पहली बात लिखेंगे नाइट्रोजन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड। पॉइंट नंबर 2, हाँ भाई नाइट्रोजन ने क्या कर दिया बेटे, मल्टीपल बॉन्ड बना लिए। सेकंड बात जो अगर हम बात करेंगे, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड्स। डू यू थिंक कि NH5 होता है, हमारे पास में NH3 होता है, हमारे पास में NH3 होता है, NH5 नहीं होता। चलो हाइड्रोजन के साथ में तो बहुत सारे एलिमेंट्स की लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हाइड्रोजन वेरिएबल नेगेटिव ऑक्सीडेशन रेट की रीजन होता है, मैंने बताया था डी ऑर्बिटल वाला फंडा है ना। तो यहां पे क्या आएगा, लेकिन NF5 नहीं होता। जबकि इसी के बड़े भाई की बात करें तो PF5, तो अगर हम बात करें PF5 ये होता है भाई, PF5 होता है तो PH5 नहीं होता, PH5 नहीं होता। तो हाइड्रोजन के साथ में तो लिमिटेशन है कि भैया माइनस वैलेंसी ज्यादा के अंदर चक्कर आ जाएगा, उसको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन PF5 तो होता है ना, तो उसे काउंटर पार्ट में नाइट्रोजन का NH5 भी तो होना चाहिए। हमारे पास में PCl5 होता है, तो नाइट्रोजन का NCl5 नहीं होता। तो ये सारे कंपाउंड नहीं हो रहे, ये क्यों नहीं हो रहे, तो ये हमने अभी देखने हैं, ये अब अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा और क्या बातें होती हैं नाइट्रोजन के बारे में बेटे, नाइट्रोजन की हाई कैटनेशन नहीं होती, नाइट्रोजन की कैटनेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वीक कैटनेशन, वीक कैटनेटिंग प्रॉपर्टी, वीक कैटनेटिक प्रॉपर्टी। तो ये आ गए। अब इन सबके और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों चीज हो जाती है। एक बात और, चौथा नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड नहीं लिखा, मैंने ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है इज वेरी वीक, इज वेरी वीक, ये बहुत वीक हो गया। तो ये क्या क्या रीजंस हैं इन सब बातों के, तो अगर हम इनके रीजंस पे चलें तो पहली बात तो रीजंस, ये रीजन किन बातों के हैं, रीजन किन बातों के हैं, एनोमलस बिहेवियर क्या है, क्यों है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन का रीजन क्या है, वजह क्या है। तो पहली बात तो किसी का भी एनोमलस बिहेवियर आ जाएगा ना। एनोमलस बिहेवियर आते किसके हैं, एनोमलस बिहेवियर आपसे पूछेंगे कि भैया लिथियम का, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ज्यादातर इनके बारे में पूछते हैं। और अगर इनके अलावा कोई पूछ भी लेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इनके अलावा तो किसी और का मतलब ही नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड पीरियड जो है वही पूरा भरा हुआ है, तो उसी के बारे में, उसी के एलिमेंट्स के बारे में ही ये वाली बातें पूछी जाती हैं। क्या याद रहेगा,
तो इन सब में कुछ बातें, कुछ रीजन कॉमन है, एक का याद कर लो बाकी सबका याद हो जाएगा। तो पहली बात तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं इन द ग्रुप्स, दीज आर स्मॉलेस्ट इन द ग्रुप, दीज आर स्मॉलेस्ट इन देयर ग्रुप। इन देयर ग्रुप्स, ये अपने ग्रुप में सबसे छोटे हैं। जब ये अपने ग्रुप में सबसे छोटे हैं तो भैया क्या चीज हो गई, एटॉमिक रेडियस सबसे छोटी हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई देखना ये रफली लिख रहा हूं मैं, इसको हटा दूंगा 1 मिनट में। हाँ जी, ये एटम है, ये एक और एटम है, ये छोटा एटम, ये बड़ा एटम, ये न्यूक्लियस, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे डेवलप होगी, ये न्यूक्लियस, यहां पे इलेक्ट्रॉन, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, छोटे वाले में ना, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ जाएगी ना। ये मैंने रफली लिखा, मैं इसे हटा रहा हूं। हाँ जी, तो मेरे पास में क्या चीज आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, छोटे में। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना किस में मुश्किल होगा, छोटे वाले मुश्किल होगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कौन सी एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेरे पास में क्या आ गया, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन देयर ग्रुप्स। ये अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी इनकी होती है। क्या बात क्लियर हो गई। मे नॉट बी हाईएस्ट, जैसे कि बोरोन हो गया, बोरोन की तो हाईएस्ट ही है, किसी एक आधे की अपने ग्रुप में हाईएस्ट ना हो तो चल जाएगा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी सबकी हाईएस्ट ही रहती है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी का फर्क पड़ता है। हाँ, तीसरा, इनमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इनमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इससे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। भाई डी ऑर्बिटल के एब्सेंट होने से क्या हो जाएगा, ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकते, तभी तो ये NF5 नहीं बना, NCl5 नहीं बना। बिकॉज ऑफ दिस दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। बिकॉज ऑफ दिस, ब्रैकेट में लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, क्या कहा है, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट फिजिबल। ये क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे बेटे, पॉइंट नंबर 4, जब इनका साइज बहुत छोटा है। हाँ जी, जरा देखना, मैं ये रफ काम कर रहा हूं, इसको हटा दूंगा मैं। मेरे पास में एक एटम है, मेरे पास में एक और एटम है, छोटा बड़ा। मान लो इस छोटे की रेडियस भी तो छोटी, इस बड़े की रेडियस भी तो बड़ी। इस पूरे सरफेस पर अगर हम बात करें, मैं एग्जांपल के लिए फिजिक्स वाली बातें करूंगा, तो मेरे पास में यहां पे चार्ज डेवलप हो गया +Q। इस पूरे पे भी मैंने क्या कर दिया, बराबर समझाने के लिए मैंने इस पूरे पे चार्ज लगा दिया +Q। फिजिबल, फिजिबल। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, चार्ज दोनों में बराबर रखा। फर्क क्या दोनों में, रेडियस का फर्क है। तो चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा, चार्ज डेंसिटी जिसकी रेडियस बड़ी या छोटी, छोटी, तो इसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी इसमें ज्यादा आ गई ना। ये बात क्लियर हो गई। मेरे पास जगह कम है, मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है। ये रफ से समझाने के लिए मैंने बनाया था ग्राफ। तो मेरे पास में क्या हो गया, हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी। अरे मैंने एक बात तो गड़बड़ कर दी, ये लिख दूं पहले। तो हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, मैंने तो प्लस चार्ज की बात करी थी, लेकिन अगर यहां पे माइनस चार्ज होता तो यहां पे माइनस की बराबर, क्यू चार्ज बराबर है माइनस का माइनस का। अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा किस में होती, अब तो चार्ज माइनस का हो गया। अब अभी छोटे में, जब पॉजिटिव होता तो भी छोटे में। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज का प्लस माइनस मैथमेटिकल प्लस माइनस नहीं होता, वो सिर्फ एक कन्वेंशन है। तो चार्ज प्लस हो माइनस हो दैट डजंट मैटर। तो छोटे वाले का ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन चार्ज बराबर है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ अब बात करते हैं अपन लोग क्या, पॉइंट नंबर 5,
डी ऑर्बिटल है नहीं, कैटेनेशन का लिख दिया क्या मैंने? नहीं। तो यहां पे क्या होगा, इनकी कैटेनेशन वीक होती है। क्यों? इनकी पुअर कैटेनेशन होती है। पुअर कैटेनेशन किसकी? वैसे तो जो छोटे एटम होते हैं बॉन्ड अच्छा बनाते हैं, वैसे तो जो छोटे एटम होते हैं बॉन्ड अच्छा बनाते हैं। कार्बन है, एक साथ में हजारों के एटम चिपक जाते हैं। बोरोन है, एक साथ ढेर सारे चिपक जाते हैं। तो नाइट्रोजन को क्या दिक्कत है? तो पुअर कैटेनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कैटेनेशन बहुत ही कमजोर है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर होने से क्या होता है? अल्फा इफेक्ट। क्या होता है बेटे? अल्फा इफेक्ट। इसकी वजह से क्या रिजल्ट आता है बेटे? अल्फा इफेक्ट। यार ये सही है, हर दूसरी तीसरी लाइन में कुछ ना कुछ नया टेक्निकल टर्म उठा के ले आएंगे पकड़ के, राइट। अभी अल्फा इफेक्ट क्या होता है? मैं अगले पेज पे लिखूं या जगह नहीं है मेरे पास? नोट कर ले थोड़ा सा। क्या और कितना दूं होगी? इतनी दी, चलो हो गया। नौ चले आगे। नौ बेटे, अब मेरे पास में क्या है? अल्फा इफेक्ट। अब ये अल्फा इफेक्ट क्या होता है? बाय द वे ये इफेक्ट हम लोग ना इनऑर्गेनिक से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अल्फा इफेक्ट, अल्फा बोले तो, अल्फा बोले तो 1 A B C D, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 2 3 4। अल्फा बोले तो पहला, पहला पड़ोसी। अल्फा बोले तो पहला पड़ोसी। जब मेरे पास में और मेरे पहले एटम के पास, पड़ोसी के पास में, दोनों पे ही लोन पेयर हो जाए, जब मेरे पास में और मेरे पहले पड़ोसी पे दोनों पे लोन पेयर आ जाए तो दे विल स्टार्ट रिपेलिंग। तो मेरे पास में क्या है? एक एटम A, एक एटम B, एक एटम C। यहां पे लोन पेयर है, यहां पे लोन पेयर है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैंने किसकी बात करी? मेरे ने बात करी A B, मैंने इनकी बात करी, डायरेक्ट पड़ोसी। क्लियर हो गया? ए हूं मैं, मेरा नाम है अजय, मालूम? अजय यशपाल। तो यहां पे क्या है बेटे? बी मेरा पहला पड़ोसी। ठीक है जी। तो इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दे विल स्टार्ट रिपेलिंग। इनमें रिपल्शन आ जाएगी। जब इनमें रिपल्शन आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटे? जब इनमें रिपल्शन होगी तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया बेटे? जब रिपल्शन आएगी, रिपल्शन among lone pair on neighboring atom, among lone pair on neighboring atom causes rise in energy। एनर्जी का बढ़ जाता है, एनर्जी बढ़ गई। जब एनर्जी बढ़ गई तो कंपाउंड एनर्जेटिक हो गया। जब कंपाउंड एनर्जेटिक हो गया, इसका क्या मतलब है? अनस्टेबल हो गया। कंपाउंड बिकम अनस्टेबल। कंपाउंड बिकम अनस्टेबल। इसीलिए तो कार्बन 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 ये तो ढेर सारे चल जाते हैं। ये वैलिड है, ये चलेगा अपन को। बोरोन 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 ये भी चल जाएंगे अपने को। क्यों? इनमें लोन पेयर नहीं है। लेकिन मेरे पास में नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, हाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये स्टेबल है या नहीं है। इसीलिए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है क्या होता है, वीक। क्या इतनी बात समझ आ गई, याद रहेगा पक्का। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड मजबूत क्यों नहीं होता, याद करो, ऑर्गेनिक में थोड़ा थोड़ा पड़ा होगा, परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज हमेशा वीक होता है। तो ये क्या होता है बेटे, परऑक्सी बॉन्ड, चश्मे वाला बॉन्ड। परऑक्सी बॉन्ड आर वीक बॉन्ड, आर वीक बॉन्ड्स। क्या इतनी बात समझ आ गई, परऑक्सी बॉन्ड्स कैसे होते हैं बेटे, वीक बॉन्ड होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई। हाँ अभी जोड़, चलो इतनी बात क्लियर हो गई, चलेंगे आगे, अगले पेज पे चलते हैं। नाउ तो ये वाली बात होगी खत्म। तो ये हमारे पास में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी आसान, केमिकल प्रॉपर्टीज बड़ी आसान। इसमें क्या आसान है भाई, सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। देखो हम लोग वही गिने चुने 4 5 10 12 एलिमेंट हैं, उन्हीं के साथ में हर चीज की रिएक्शन करा रहे होते हैं। जैसे कि मैं पहले बात करूंगा नाइट्रोजन की, हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कैसा होता है, N2। इसकी रिएक्शन हम लोग करेंगे किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम किसी कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हमने उसे आग लगा दी, जला दिया। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने का मतलब क्या होता है, जला देना, आग लगा देना, राइट। तो जब भी हम किसी चीज में आग लगाते हैं क्या होता है, क्या हीट निकलती है। जब भी हम क्या करते हैं बेटे, अच्छा धुआं भी निकलता है, ओके। किसने बोला है, अच्छा। तो हमारे पास में क्या होता है, जब भी हम कहीं पे आग लगाते हैं तो क्या होता है भैया, वहां से हीट निकलती है। लेकिन नाइट्रोजन इज द चिलेस्ट गाय। नाइट्रोजन में कोई आग वाग नहीं निकलती ना जी, ना कोई हीट भी नहीं निकलती ना, बिल्कुल नहीं। N2O, नाइट्रोजन में क्या बनेगा बेटे, N2O। तो वही तो बोला, ये इतनी ठंडी होती है कि इसमें हीट नहीं निकलती। हाँ सही में, मिट्टी का तेल डालने का 2 बूंद साफ हो जाएगा उससे अच्छे से। मैं भी पहले ऐसे साफ करता था। हाँ तो N2O, तो मेरे पास में क्या आ गया, NO। अगला कौन, N2O3, NO2, N2O4। इनमें से कोई भी बनेगा भाई, इनमें से कुछ भी बनेगा ना। तो ये सारी रिएक्शन, ऑल ऑफ दीज आर एंडोथर्मिक। ये सब में क्या है, डेल्टा H कैसा है बेटे, पॉजिटिव। ये सब के सब कैसे प्रोसेस हैं बेटे, एंडोथर्मिक। क्या इतनी बात समझ आ गई। बट लेकिन कुछ तो होगा, तो लेकिन जब आप उसे कंप्लीट जला देते हो, लास्ट वन N2O5, दिस इज द लीस्ट, दिस इज द, बल्कि लीस्ट तो नहीं, आई मस्ट से दिस इज द कंपाउंड जिसकी फॉर्मेशन में रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H नेगेटिव है। यहां पे क्या बेटे, डेल्टा H नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक। क्या इतनी बात समझ आ गई। तो नाइट्रोजन का जो एक रिएक्शन अकेली ऑक्सीजन से जो कि एक्सोथर्मिक है, दैट वन इज द लास्ट वन, बाकी सारी एंडोथर्मिक है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। इनफैक्ट हम जब किसी भी नॉन मेटल की ऑक्साइड बनाते हैं तो हमारे पास में क्या चीज बन के आती है, नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, एसिडिक। तो हमारे पास में क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कैसी होती है बेटे, एसिडिक होती है। लेकिन इसकी पहली 2 न्यूट्रल है। देयर आर ओनली 3 ऑक्साइड्स इन द होल केमिस्ट्री विच आर न्यूट्रल। देयर आर ओनली 3 ऑक्साइड्स इन द होल केमिस्ट्री विच आर न्यूट्रल।
ओनली 3 ऑक्साइड्स। कौन कौन सी इन केमिस्ट्री? हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आई, समझ नहीं पाया मैं। विच आर न्यूट्रल। कौन कौन सी? कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड एंड N2O। तो मेरे पास में क्या आ गया बेटे? ये 3 ऑक्साइड्स मेरे पास में कैसी हैं? न्यूट्रल। तो फिर पानी कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक, कैसा? तो वाटर कैसा है? H2 कैसा हुआ फिर? क्वेश्चन मार्क। H2 कैसा हुआ? एम्फोटेरिक। H2O इज एम्फोटेरिक। तो H2O कैसा होता है बेटे? एम्फोटेरिक। क्या इतनी बात समझ आ गई? चलेंगे आगे। अब मेरे पास में क्या होता है? मैंने अभी किसकी साथ में रिलेशन बताई? अच्छा, एक मिनट, ये तो मैंने उधर लिखा ही नहीं। तो इनमें से कौन सी न्यूट्रल है? ये न्यूट्रल है ना। अगर ये न्यूट्रल है तो ये कैसी है? ये तो मैंने लिखा ही नहीं। तो ये कौन सी हो गई? एसिडिक। व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक? व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक? तो एसिडिक होने का मतलब यह है कि जब अपन लोग इसको पानी में डालेंगे, कौन कौन? NO, N2O, इनको तो कटा मार दिया क्योंकि तो न्यूट्रल है, ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो शरीफ है मेरी तरह। तो लेकिन बाकी N2O3, जब इसको अपन लोग पानी में डालेंगे तो क्या बनाएगा बेटे? एसिड। तेजाब। कौन सा? जरा जोड़ना दोनों को। H2 N2, 3 + 1। ये क्या आ गया? दिस इज H2 N2O4। अच्छा लग रहा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2HNO2, नाइट्रस एसिड। दिस इज नाइट्रस एसिड। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर मेरे पास में आ जाता है कौन? NO2। NO2 भी तो एसिडिक होएगा। NO2 में खास बात क्या है? NO2 डाइमराइज हो जाता है। NO2 क्या करता है बेटे? डाइमर बनाता है। कितना? N2O4, 2। बोल दे क्या हो गया? नहीं, मुझसे तो बातें नहीं करते लोग, बताओ, आपस में बातें करते रहते हैं। हाँ जी, ये N2O4 को अगर हम हीट कर देंगे, टेम्परेचर मोर देन 18 डिग्री, टेम्परेचर मोर देन 18 डिग्री, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO2। नीचे वाला एरो लगाया मैंने, ऊपर नहीं लिखा। ये समझ आया मैंने क्या कहा है? ये देखो, मैंने लिखा है ये, इधर जाने के लिए हमारे को टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई? याद रहेगा। यानी कि टेम्परेचर 18 से ज्यादा होगा तो NO2 बनेगी। ये NO2 का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन, गोल्डन ब्राउन। तो कैसा होता है बेटे? रेड ब्राउन या फिर गोल्डन ब्राउन गैस। रेड ब्राउन और गोल्डन ब्राउन। इसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट। ये कैसी स्मेल होती है बेटे इसकी? पंजेंट स्मेल। ये पंजेंट स्मेल का क्या मतलब है? जब आप इसे स्मेल करेंगे तो आपके नाक के बाल जल जाएंगे। तो ऐसा है। तो ऐसी हमारे पास में इसकी मस्त वाली मतलब बर्निंग स्मेल, राइट? तो अंदर तक पता चल जाएगा आपने स्मेल किया है। मुझे बाय द वे बचपन में बहुत पसंद थी, लेकिन हाँ जी फिर से हाँ। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा? जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? NO2। NO2 को हम नहीं पढ़ेंगे भैया, मैं NO2 नहीं जानता। ना, हम इसकी जगह पे लिखेंगे क्या?
N2O4, ठीक, वो उसी में तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, तो क्या मिलेगा रे, मुझे मिल जाना चाहिए H2N2O5। भाई ये 4 है ना, 4 + 1 5। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं HNO2 प्लस HNO3? यहां पे 2 अलग अलग एसिड मिल रहे हैं। क्योंकि यहां पे 2 अलग अलग एसिड मिल रहे हैं, तो भैया इस NO2 या N2O4 को अपन लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऑक्साइड। ये क्या कहलाती है, मिक्स्ड ऑक्साइड। कौन, NO2 की बात कर रहे हैं भाई, जबकि नाइट्रोजन तो एक ही है। लेकिन वो क्या करेगा, इसको तो भी क्या मानेंगे बेटे, मिक्स्ड ऑक्साइड। इसको मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पानी में डालने पर हमारे को क्या मिलेगा बेटे, 2 एसिड मिलेंगे। कौन कौन से, HNO2, HNO3। ये HNO2 का नाम क्या है, HNO2 का नाम क्या है, नाइट्रस एसिड, ऊपर लिखा हुआ। तो ये HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। तुमको पता था? हाँ जी, ओए ये बताना जरा, N2O5 में अगर पानी डाल देते तो क्या बनता, तो मेरे पास में बन जाता H2N2O6 या फिर 2HNO3। तो ये क्या हो गया बेटे, मेरे पास में नाइट्रिक एसिड। तुम लोगों को इसका नाम पता है, मुझे अच्छा लगा। आहा, नाइट्रिक एसिड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। व्हाट इफ अगर हम लोगों ने इसकी रिएक्शन, इन्हीं सारी चीजों की रिएक्शन करा दी होती, अगर हमने क्या कर दिया, N2, इसको क्या हुआ, कुछ भी करता रहता है ये भी ना। हाँ, सुबह सुबह नजर लगवाएगी मेरे को, छी छी, सुबह हो या शाम हो, नजर नजर होती है, ठीक है, मेरे को नहीं लगवानी। अभी हमारे पास में क्या है, ये N2O3, मेरे पास में क्या है, NO2, मेरे पास में क्या है बेटे, N2O4, O5। अगर हमने इसको NaOH में से पास कर दिया, डाइल्यूट, इसको हमने डाइल्यूट NaOH डाल दिया, या डाइल्यूट NaOH में इसको डाल दिया, ऐसे हमने यहां पे डाइल्यूट NaOH डाल दिया। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ क्या क्या बनेगा। ये इसमें भी यही कर रहे हैं, इसमें भी यही कर रहे हैं, बताओ बताओ क्या बनेगा बेटे। ये पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, Na, एक बार फिर से बोलो बेटे, Na, Na2O, Na2O ना जी ना, ये तो सोडियम की ऑक्साइड हो गई। हाँ, गुड गुड, फिर से बोलो बेटे, Na, N2O नहीं है, Na2 प्लस H2O। दो बातें मैं इसमें कहूंगा। पहली बात तो ये चमत्कारी कंपाउंड होता ही नहीं है इस दुनिया में, पहली बात तो ये चमत्कारी कंपाउंड दुनिया में नहीं होता। हाँ, मंगल ग्रह पे कुछ लोग पहुंचने वाले हैं, वहां पे शायद होता हो तो पता नहीं, राइट। हाँ बोल, क्या है, बोल बोल, हाँ डांट ले मुझे, हाँ बोल, ये आ गया। अरे भाई, अरे बहन, एक बात सुनो जरा। हाँ चलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, Na, ये तो कट दिया हमने, हाँ Na, N2O, ये एक बात बताओ, ये N2O तो था ही, ये तो 0 चार्ज था पहले से, ठीक। ये Na पे तो 1 प्लस आ गया, तो इस पूरे पे चार्ज कितना आ गया, Na, शाबाश, Na, ओ आगे
प्लस H2O। ये क्या शादी कराने गए NO बाकी के, ये बारात में चले गए। तो ये चमत्कारिक ज्ञान बांटना जरा बंद करो, ये नहीं होने वाला। और तो बोलने नहीं दे रहे मुझे, बताओ। हाँ चलो, तो पूछा है मैंने, इसका मतलब तो नहीं कुछ भी मारोगे। हाँ चल तू भी सुना दे भाई। हाँ बोलो भाई। NaNO ये प्लस नीनो नीनो ननो ननो नाजिरा। मेरी बारी, मेरी बारी। मेरे को भी आता है, थोड़ा सा बोलूंगा मैं इसमें। अरे भाई ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब एसिड बेस रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। NaOH कौन? बेस। N2O कौन? न्यूट्रल। शरीफ है, किसी को कुछ छेड़ते छाड़ते नहीं है, मेरी तरह बिल्कुल सीधे साधे लोग। तो यहां पे क्या करेंगे बेटे? न्यूट्रल, नो रिएक्शन। यहां लिखते हैं ना नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला इधर। ये सब मोह माया है, अलख निरंजन, कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो यहां पे इन दोनों ने कोई भी रिएक्शन शो नहीं करनी, नो रिएक्शन। कलर चेंज करते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? फिर से तो इन दोनों में क्या चीज आ गई बेटे? नो रिएक्शन। देखो ज्यादा खिचड़ पिचड़ हो गई, ये हटा दूं मैं। हाँ जी, यहां पे क्या था बेटे? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक, पक्का? यहां चलाओ अपना दिमाग, यहां चलाओ चमत्कारी दिमाग, यहां दिखाओ चमत्कार। शुरू हो गई तो ये बोले दिन रात ऐसी चालू रहती, कुछ भी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कुछ भी। अच्छा घर पे शरीफ है तो सारे दिन की भड़ास यहां आके निकलती है। ओके। भाई ने टीवी नहीं देखने दिया, कार्टून नेटवर्क नहीं चलाया, तो सारे कार्टून यहां पे निकलने लगते हैं इसके। चलो अब इधर पढ़ाई करो। अच्छा देखो भैया, डोंट डिस्टर्ब, पढ़ाई करेंगे। हाँ जी, ये NaOH तो बात की बात है, ये NaOH तो बात की बात है। ये डिल्यूट था तो पानी था, डाइल्यूट था तो पानी था। तो पानी पहले इसमें जाएगा N2O3 में, तो क्या बनेगा? HNO2, साथ में कौन? NaOH। ये दोनों फर्दर रिएक्शन करेंगे आपस में, क्या बनेगा? NaNO2। कांग्रेचुलेशंस, आपकी रिएक्शन अप्रूव हुई। चलो खैर, क्या बात क्लियर हो गया बेटे? समझ आ रहा है क्या? इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? NO2 में NO2 डायमर बनाएगा, N2O4। जब ये डायमर बनाएगा, पानी डालेगा, तो मेरे को मिलेगा HNO2, HNO3 और NaOH तो हमने डाल रखा है। पहले ये बने तो ये दोनों NaOH से रिएक्शन करेंगे बारी बारी से, और मेरे को क्या मिलेगा? दो सॉल्ट मिलेंगे। क्या मिलेगा बेटे? NaNO2 प्लस NaNO3 प्लस पानी शानी। आया? इसमें क्या होगा? यहां बताओ, यहां पे क्या होगा? ये पहले बनाएगा कितना? ये HNO3 बनाएगा। NaOH तो हमने डाला था, तो ये दोनों मिलकर रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? NaNO3 प्लस H2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात समझे आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से, और जो बना उसे पानी में डाला, उसे जो बना वो हमने NaOH में डाला। क्या बात क्लियर हो गई? चलो भाई अब आगे बात करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। तो अभी हमने नाइट्रोजन की रिएक्शन किससे करी है? हमने सिर्फ ऑक्सीजन से करी है। व्हाट इफ अगर हम लोगों ने नाइट्रोजन की रिएक्शन करनी होती किसके साथ में? एक्टिव मेटल्स। ये N2 है,
किससे भाई? एक्टिव मेटल। ये एक्टिव मेटल दो तरह की होती हैं। ये एक्टिव मेटल कितने तरह की होती है बेटे? दो टाइप की। कौन कौन सी? पोलराइजिंग मेटल, पोलराइजिंग एक्टिव मेटल, और ये कौन सी होती है बेटे? नॉन पोलराइजिंग, नॉन पोलराइजिंग एक्टिव मेटल। या गया जी? व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मेटल? एक्टिव मेटल बोले तो रिएक्टिव मेटल, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगी। ठीक है, ये दो तरह की हो गई, पोलराइजिंग, नॉन पोलराइजिंग। ये पोलराइजिंग का क्या मतलब होता है? जिनके बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये पोलराइजिंग का क्या मतलब होता है बेटे? जो कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं। और ये वाले कौन से होंगे? जो कि पोलराइज नहीं करेंगे, प्योर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो दे विल फॉर्म, ये क्या करेंगे बेटे? प्योर आयनिक कंपाउंड, प्योर आयनिक कंपाउंड। अब कोई प्योर तो हो नहीं सकता, अब कोई प्योर तो हो नहीं सकता, राइट? तो ये प्योर नहीं तो ऑलमोस्ट प्योर, तो हम यहां पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट, मतलब हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर इन्हीं में होगा। तो ये सिर्फ चार है हमारे पास में। और वो कौन कौन सी है बेटे? यहां पे आएगा सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और यहां पे कौन आएगा बेटे? लिथियम। लिथियम क्या होगी? पोलराइजिंग। क्यों? एनोमैलस बिहेवियर प्रॉपर्टी, सब तो छोटा है ना, हाई चार्ज डेंसिटी, पोलराइजिंग पावर आ जाएगी। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? लिथियम, इसलिए इधर ना होकर इधर आ गया। लिथियम का रिश्ता किसके साथ में होता है? मैग्नीशियम के साथ में। तो लिथियम, मैग्नीशियम, किसी टाइम पे जिंक भी इसी कैटेगरी में होता था। डायगोनल रिलेशन इन तीन का होता था, लेकिन 1947 1948 के आसपास अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया? इनका रिश्ता तोड़ दिया, जिंक का डायगोनल रिलेशन इनसे हटा दिया। पहले तीन काउंट होते थे, मतलब 1940s में इन तीन का डायगोनल रिलेशन होता था। लेकिन फिर लास्ट बाद में क्या हो गया? इंडिया आज़ाद हो गई और जिंक को भी आज़ाद कर दिया। जाओ, तो यहाँ पे सिर्फ रिश्ता किनका रह गया? लिथियम और मैग्नीशियम का। ऐसे ही मेरे पास में आ जाएगा कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एटसेट्रा। ये आ गए बेटे। नाउ मेरे पास में नाइट्रोजन की कितने, कौन सी रिएक्शन से कर रहा भैया? एक्टिव मेटल से। नाइट्रोजन तो पहले इनर्ट है, नाइट्रोजन तो वैसे भी इनर्ट है। जब वो इनर्ट है तो कोशिश करेगा कि रिएक्शन ना करे। तो मैं लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये ले आऊंगा तो इनसे रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पहले इनर्ट है, पहले उसके नखरे ज़्यादा हैं। नखरे वाली मेटल भी आ गई, नखरे वाली नॉन मेटल भी आ गई, दोनों के नखरे बढ़ गए, राइट? तो वो वाली बात नहीं होगी। तो यानी कि सोडियम, जब मैं बात करूंगा नाइट्रोजन से, ये सोडियम कौन सी कैटेगरी की मेटल है? सोडियम कौन सी कैटेगरी मेटल है? नॉन पोलराइजिंग, आयनिक वाला। तो इसमें नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन, यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये चारों, ये चार की चार एलिमेंट क्या करेंगे बेटे? नो रिएक्शन विद N2। नाइट्रोजन से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे ये, ठीक है? अच्छा, जब ये नाइट्रोजन से रिएक्शन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे? पोटेशियम प्लस N2, कुछ नहीं आया। कहती बात क्लियर हो गई? लेकिन जब इन्हीं का छोटा भाई कौन? लिथियम भैया, जब लिथियम मेटल आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? लिथियम प्लस N2, ये क्या करता है? Li3N1, Li3N1। मेरे पास में क्या आएगा? Mg प्लस N2, क्या हो जाएगा बेटे? Mg3N2। Ca प्लस N2 क्या हो जाएगा बेटे? Ca3N2। एल्यूमिनियम प्लस N2 क्या हो जाएगा बेटे? एल्यूमिनियम प्लस N2 क्या हो जाएगा? Al10।
क्या इतनी बात समझ आ गई? याद रहेगा? अच्छा, ये क्लियर हो गया ना? मुश्किल तो है नहीं, समझ में आ रहा है? मान लेता हूं ये बात। लेकिन इनसे क्या होगा जब इनमें डालेंगे अपन लोग पानी, तब क्या होगा? मान लो आपने इन्हीं में डाल दिया पानी, तो क्या बनेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH प्लस एमोनिया, एमोनिया गैस निकलेगी, प्लस में एमोनिया गैस निकलेगी। जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा? MgOH होल ट्वाइस प्लस एमोनिया, N2 NH3 उड़ गया। इसमें क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस NH3। अरे एक बात बताओ, मेरे पास में यहाँ पे Mg3N2 लिखा है, Li3N1 लिखा है, Ca3N2 लिखा है, यहाँ पे क्यों नहीं कुछ लिखा? क्योंकि एल्यूमिने पे क्या चार्ज होता है बेटे? 3+। नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है? 3-। तो ये 3- उधर जाएगा, ये 3 उधर आया, तो मेरे पास में आ गया Al3N3 और Al1N1। तो लेकिन बैकेंड में ये क्या चीज़ है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 3-। तो जब इसमें अपन लोग क्या करेंगे बेटे? पानी डालेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटे? AlOH होल थ्राइस प्लस NH3, ये भी निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा ये वाली बात क्लियर हो गई। ध्यान रहेगा? पक्का? आगे चलेंगे। अगर अब हम बात करें नाइट्रोजन की रिएक्शन बाकी चीज़ों के साथ में, जैसे कि हमारे पास में आ गया नॉन मेटल्स, बाकी किसी से रिएक्शन तो करता नहीं है हमारे पास में N2। हाँ जी, N2 की रिएक्शन अगर हम लोग बात करें हैलोजन के साथ में तो क्या होगा? नाइट्रोजन की रिएक्शन हैलोजन के साथ में तो क्या होगा बेटा? यहां पे NX3 प्लस हीट। क्या बात समझ आ गई? लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो रिएक्शन होना आसान नहीं है। नाइट्रोजन में क्या होता है बेटे? ट्रिपल बॉन्ड, तो रिएक्शन होना आसान बात नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? N2 प्लस F2 NF3, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर मेरे पास में Cl2 आ गया, Br2 आ गया, I2 आ गया, तो मेरे पास में ये Ni3 ये नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? नाइट्रोजन पे 3 आयोडीन, आयोडीन बहुत बड़े बड़े एटम होते हैं, आयोडीन बहुत बड़े बड़े एटम होते हैं, नाइट्रोजन बहुत छोटा हो गया और ऊपर से लोन पेयर भी है। तो ये कंपाउंड जो है बड़े बॉन्ड होने के चक्कर में ये अनस्टेबल हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? ये अनस्टेबल है। ब्रोमीन आयोडीन से थोड़ा छोटा होता है, तो ब्रोमीन का जो कंपाउंड है NBr3 ये अनस्टेबल होता है, दिस वन इज अनस्टेबल। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटे? NCl3। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ आ गई। तब क्या होगा अगर हमने इसमें पानी डाल दिया? क्या होगा? नो हाइड्रोलिसिस। इसमें कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। ये हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होगी? व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिसिस? इधर पानी डालेंगे, क्वेश्चन मार्क। मैं अगले पेज पे चलता हूं, फिर यहां पे वापस आएंगे, ठीक है? चलेंगे बेटे। अब मेरे पास में क्या होता है? ये हाइड्रोलिसिस की कंडीशन क्या है? हाइड्रोलिसिस, व्हाट डू वी नीड फॉर हाइड्रोलिसिस? बेसिकली हाइड्रोलिसिस है क्या? हाइड्रोलिसिस में मेरे पास में कोई कंपाउंड आ गया, कंपाउंड की रिएक्शन हमने पानी से कर दी। इस पानी से रिएक्शन करने के लिए एज एन कैटलिस्ट हम थोड़ा सा H+ या OH- डाल देंगे। कैटलिस्ट की तरह पे क्या आ जाएगा? H+ या फिर OH-। थोड़ा सा एसिडिक, थोड़ा सा बेसिक कर देंगे, तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा बेटे? मेरे पास में यहां पे कुछ
हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब बात करेंगे ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं। व्हाट इज द कंडीशन? आप लोग बताओ, 11वीं क्लास केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है। 2 ही चैप्टर है केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग। जिसको ये आ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग इज द मोस्ट क्रूशियल वाला पार्ट। हाँ जी, तो हमारे को कंडीशन क्या चाहिए हाइड्रोलिसिस के लिए? कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, पहला, सेंट्रल एटम मस्ट हैव अप्रोचेबल वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम must have approachable vacant orbital। पॉइंट नंबर 2, सेंट्रल एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल होना काफी नहीं है, अप्रोचेबल भी होना चाहिए, राइट। जंगल में हमारे पास मोर भी है, जंगल भी है, लेकिन जंगल में मोर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा टाइप्स। तो अगर वो वैकेंट ऑर्बिटल अप्रोचेबल नहीं है तो यूज करने का मतलब नहीं है। तो पहली बात तो वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, और फिर दूसरी बात वो अप्रोचेबल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर सेंट्रल एटम नहीं है, अगर सेंट्रल एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है या फिर सेंट्रल एटम पर अप्रोचेबल वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो हम लोग क्या बात करेंगे? अदरवाइज नेबरिंग एटम से भी काम चला लेंगे। नेबरिंग एटम मस्ट हैव अप्रोचेबल वैकेंट ऑर्बिटल। बट सेकेंड पॉइंट पे, अगर सेंट्रल पे नहीं है, सेकेंड पॉइंट पे है, बट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? बट स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या हो जाएगी बेटे? डिक्रीज हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? पता नहीं क्या मतलब है। पहले वाले पॉइंट का मतलब निकाल लें, पहले फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट। हाँ जी, एग्जांपल, जैसे कि पहले तो ये बताओ हमें कैसे पता चलता है किसी एटम पर वैकेंट ऑर्बिटल है। बाकी बातें तो बात की बात हो गई, बाकी बातें बात की बात हो गई। नाउ हाउ टू जज presence of vacant orbital। अब वो अप्रोचेबल है या नहीं है, वो एक बात की बात हो गई। पहले है या नहीं है तो बता दो, तो बताओ कैसे पता लगाएंगे? हाँ भी दुखी आत्मा, रूठे रूठे पिया, बताओ जरा हमें कैसे पता चलता है? थोड़े मेरे पास भी तरफ भी ध्यान दे दे मेरे भाई। हाँ, मुझे बताओ हाउ टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। किसी एटम में कोई कंपाउंड है, उसमें कोई एटम है, उसके बाद में खाली ऑर्बिटल है या नहीं है, कैसे पता चलती है? फिर से भाई, लोन पे रोगा तो खाली क्यों होएगा? कौन पकड़ के लाया था इसको? वो पड़ोसी उसका। तभी बहुत याराना है दोनों में। चलिए, हाँ जी बताओ जी।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भैया लंबा टॉपिक हो गया, लंबा प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या है, पीरियड नंबर देख लिया हमने, और उससे कैसे पता चलेगा? हाँ, वेरी नाइस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। लेकिन बहुत ही सुंदर शब्दों में तुमने इसका बयान किया। इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में भी कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। तो इसको बहुत सिंपल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, इफ एटॉमिक नंबर इज मोर देन 10। तो सेकंड पीरियड से नीचे आ गया, थर्ड पीरियड में आ गया। तो पहली कंडीशन, इफ एटॉमिक नंबर इज मोर देन 10, एटॉमिक नंबर इज मोर देन 10। अब मैं भी बड़ा खराब सा बंदा हूं। पहले हमने NH3 NF3 वगैरह की बातें करी, फिर हमने पूछा उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा। पानी डालने के लिए मैंने क्या कहा, कंडीशन देखेंगे हाइड्रोलिसिस की कंडीशन लिखी। फिर उसको देखने के लिए हमने देखा वैकेंट ऑर्बिटल क्या है। अब वैकेंट ऑर्बिटल के लिए मैंने क्या लिखा, एटॉमिक नंबर इज मोर देन 10। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसी का एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है कि नहीं है? पहले 10 याद कर लो, उनमें आया तो ठीक है, नहीं तो बाकी के पड़े होंगे ना। कॉमन सेंस है ना। तो अब क्या हो गया, अगर पहले 10 एलिमेंट जो सबको याद ही होते हैं, राइट? क्या हुआ? नहीं बोल। हाँ, मतलब सब ठीक है ना? हाँ, गुड। तो पैसे मिलेंगे ओवर टाइम के हैं। चलो खैर, तो अभी क्या हो गया, इफ एटॉमिक नंबर इज मोर देन 10। अब ये कैसे पता चलेगा किसी का एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है कि नहीं है? पहले 10 एलिमेंट याद कर लेंगे। तो अगर उनमें से कोई आया तो वो 10 से छोटा है, उनमें से नहीं है कोई और एलिमेंट है तो वो उसके बाहर का एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा हो गया। ये सीधी सीधी बात हो गई। दूसरा, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर 10 से छोटा है तो, हाँ 10 या 10 से छोटा, वो तो नोबेल गैस हो गई 10। वो तो मित्र शरीफ लोग हैं तो कुछ करते नहीं है, छोड़ दो उनको, तो किसी को तो माफ कर दो, नोबेल गैसेस है। हाँ भी, लेकिन अगर 10 से छोटा है एटॉमिक नंबर तो उनके याद कर लेते हैं। तो इफ ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट नहीं है तो, इफ ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, इफ ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, तो वो क्या होगा बेटे, उसमें एक खाली ऑर्बिटल होगी। एग्जाम्पल, मेरे पास में BH3, मेरे पास में BF3, BCl3, मेरे पास में कार्बन CH3 है, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं आया। दूसरा क्या हो जाएगा बेटे, मेरे पास में आ गया BeCl2, Li1 पॉजिटिव, LiCl एटसेट्रा। तो ये वो कंपाउंड हो गए जिनमें क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। तो ये वाले केसेस हमारे पास में जनरेट हो गए। आगे बात करते हैं, पहले पीछे चलेंगे। तो मेरे पास में क्या होगा, सेंट्रल एटम पर अप्रोचेबल वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अब एग्जांपल भाई, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास में SF4 है। अब मुझे ये बताओ, SF4 क्या इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी? इसका चित्र बनाएंगे पहले। अगर हमने इसका चित्र बनाया तो ये आया, तो कोई मुझे बताएगा इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर या फ्लोरीन या क्लोरीन? पूछने में क्या पता चले कोई बेहोशी में जवाब दे रहा तो मैं क्या करूंगा बताओ, है ना? तो मैंने पूछ लिया कि इसमें क्लोरीन है कि नहीं है। क्या हुआ, नाइट्रोजन कह दिया। ओह, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब क्या होगा, सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर। अब ये बताओ क्या सल्फर पर अप्रोचेबल वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है? दो बातें आ गई, दो बातें आ गई। सल्फर पर मुझे क्या चेक करना है, सल्फर पर क्या चेक करना है, दो बातें। पहली बात तो वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, फिर दूसरी बात वो अप्रोचेबल है कि नहीं है। हाँ जी, पहले तो ये बताओ। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, SA16, स्वीट 16।
16, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। क्या 16 10 से बड़ा होता है? क्योंकि 16 10 से बड़ा होता है तो उसके बाद में डी ऑर्बिटल आएगी। तो यानी क्या चीज हो गई? ये पहली कंडीशन तो आ गई भाई साहब, मजा आ गया, गुड कूल। अब आगे, अब क्या होगा बेटे? मेरे पास में क्या चीज आ गई? सल्फर के बाद में एक खाली ऑर्बिटल आ गई। अब बात आती है कि क्या वो अप्रोचेबल है? मे बी मैं जरा उसका चित्र बनाता हूं, ये रही वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक भाई। कोई चीज है जो यहां से अप्रोच करना चाहती है, मुझे क्या पता कौन है, पानी ले आते हैं, पानी की बात कर रहे थे ना अपन, तो ये जो पानी है, हाँ जी, ये पानी शायद इधर से अप्रोच ना कर पाए, इधर से तो खाली है सारे, ऊपर से तो अप्रोच कर लेगा, कहीं से तो करेगा। तो मेरे पास में क्या आ गया बेटे? दिस इज, मेरे पास में सेकंड कंडीशन भी आ गई, यानी कि सेंट्रल एटम पर अप्रोचेबल ऑर्बिटल है। अब क्या होगा उससे? तो यानी कि ऑक्सीजन कहां अटैक करेगा? सेंट्रल एटम पर। यानी मेरे पास में क्या आ गया? सल्फर, फ्लोरीन, 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 मेरे पास में आ गया H2O। ये आ गया। क्या होगा? तो मेरे पास में सल्फर, फ्लोरीन, O, H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पे एक लोन पेयर भी है। अगर आप यहां पे ठीक से चित्र बनाओगे तो यहां पे एक कलर चेंज करता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे मेरे पास में लोन पेयर भी है, हाँ जी, और मेरे पास में बाकी के फ्लोरीन एटम भी है। ठीक है जी, ये क्लियर है? अब क्या होगा? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? H को कहेगा चल भग से, H को भगाएगा, ठीक। और क्या होगा? ये सल्फर पे नेगेटिव, फ्लोरीन को मौका मिला, ये इलेक्ट्रॉन लेके भग जाएगा। तो मेरे पास में रिजल्ट आया SOH, 1 2 3 लोन पेयर, साथ में H पॉजिटिव, साथ में F नेगेटिव। इनको हटाओ तो हम सीधा यहां पे लिख लेते हैं HF। क्या है? उसी तरीके से एक और HF नहीं निकल जाएगा? तो मेरे पास में क्या रिजल्ट आया? तो मेरे पास में रिजल्ट आया S डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन, फ्लोरीन प्लस 2 HF। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आ गई। मानने में क्या जरा कुछ भी मान लो ना, तो मैंने मान लिया, लेट मी एज्यूम कि तुमको ये बात समझ में आ गई। लेकिन दुनिया वालों, फ्लोरीन खत्म नहीं हुई, किस्सा अभी बाकी है। तो यहां पे क्या होगा? दोबारा पानी डलेगा। तो जब दोबारा पानी डालेंगे तो क्या होगा? इस फ्लोरीन की जगह पे भी क्या आ जाएगा? OH, डबल बॉन्ड O, OH, डबल बॉन्ड O, OH। तो मेरे पास में ये क्या कंपाउंड हो गया बेटे? H2SO3, एंड टोटल मिलाकर 4 HF आ गए। नहीं आया? तो बेसिकली अपन लोग बात करने निकले थे NCl3 की। अभी तो मैं 2 एग्जांपल और कहता, टाइम खत्म हो गया तो इसलिए मैं भी ये वाली बात कर रहा हूं। ओए, इसका जब चित्र बनाएंगे तो Cl, 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 ठीक है जी। तो क्या आप पहचान सकते हैं कि सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर या फ्लोरीन? नाइट्रोजन। तो यहां पे सेंट्रल एटम कौन है भाई? नाइट्रोजन। तो अब मुझे बताओ, क्या नाइट्रोजन पर पहला वैकेंट ऑर्बिटल है? सेकंड, क्या वो अप्रोचेबल है? क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, है ही नहीं क्योंकि सेंट्रल के क्या हो गया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है।
कम है। तो सल्फर सल्फर बोल रहा हूँ बार बार मैं, हाँ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मैंने नाइट्रोजन वाला एग्जांपल रात को रट्टा नहीं मारा था ना, सल्फर रट्टा मारा था, पहला वाला एग्जांपल था, वही जुबान पे चढ़ा हुआ है। देखो मेरी एक तो उम्र हो गई है, मेरे को याद करना पड़ता चीज़ें, तो भूल जाता हूँ मैं याद। तो क्या हो गया, उम्र तो होगी ना, कहना पड़ता है क्लास में ना। हाँ हाँ पता नहीं होता, देख उसकी तरफ देख, वो देख, वो तो है ना, तूने लगाई, वो तो है ना लगाने के लिए। है कोई पड़ोस की बात करते हैं, पड़ोस की क्या हुआ? ए भाई चलो हाँ भाई, हमारे पास में क्या आ गया भैया, वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, जब सेंट्रल एटम पे वैकेंट ऑर्बिटल ना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो हम किसको देखेंगे, पड़ोसी को। अब पड़ोसी कौन, क्लोरीन। अब क्लोरीन के बारे में बताओ सारी बातें। क्या क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 10 से बड़ा है? 17 बोले तो खतरा। तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या अप्रोचेबल है, कॉर्नर वाला एटम है, पहुंच ही जाएगा कोई ना कोई। तो यहां पे सब कुछ है, लेकिन अब की बार स्पीड कम हो जाएगी। तो जब मेरे पास में अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑक्सीजन कहां अटैक करेगा, नाइट्रोजन पर ना, क्लोरीन पर, क्योंकि क्लोरीन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है। तो H2 अटैक एट क्लोरीन, तो मेरे पास में आ गया ClO हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर भी आ गए। तो क्या होगा, तो ये बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे छूटे, ये नाइट्रोजन ले गया, और मेरे पास में रिजल्ट आया N के पास में हाइड्रोजन। लोन पेयर तो था जो मैंने अब ये दिखा था ना, लोन पेयर वो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये रहा। तो मेरे पास में कौन आ गया, क्लोरीन एंड Cl पे OH। क्लियर है, मैंने एक रिएक्शन दिखा दी। अब क्या होगा, दोबारा पानी से रिएक्शन होगी, तो मेरे पास में क्या बनेगा, N पर एक H, 2H, और यहाँ पे आ गया क्लोरीन, और मेरे पास में आ गए 2 HOCl। जब दोबारा इसमें पानी की रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, NH3 प्लस HOCl कितने, 3। पक्का, बट कहानी यही नहीं खत्म होती दोस्त। एमोनिया एक बेस है, HOCl एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, और ये बेस है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा हमारे पास में क्या, NH4OCl। यहां पे आया पॉजिटिव और इस पर आया 1 नेगेटिव, साथ में क्या बने, 2 HOCl। क्या इतनी बात समझ आ गई? क्या तुमको ये हाइड्रोलिसिस वाली बात पता थी? हाँ भाई, क्या हाइड्रोलिसिस वाली बात पता थी? नहीं पता थी, याद रहेगा, अब ध्यान रहेगा। चलो फोटो शूट कर लो इसका। ये कर लिया था, हाँ इसमें प्रोडक्ट लिख दूं ना, इसमें प्रोडक्ट लिख दें, तो यहां पे क्या बनेगा बेटे, NH3 3HOCl, और क्या बन गया, NH4OCl प्लस 2HOCl। इसमें क्या होगा, NBr3 में NH4OBr प्लस मुश्किल